अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। ताहिर मलिक साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हैं। कल भी हमने बात की थी कि IMF हुकाम की जो मुलाकात हुई चेयरमैन PTI और PTI की टीम के साथ, और वहां अमेरिका से भी जो IMF के सीनियर हुकाम हैं वो इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और उन्होंने बताया जा रहा था, IMF ने तो उससे पहले कह दिया था कि कुछ गारंटीज़ उनको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उनको यकीन दहानी चाहिए थी कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ ताउन करेगी। बट एट द वेरी सेम टाइम कल ये भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ उनसे मांगेगी, और वो खुद बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने, और वो ये कि मुल्क में मुआशी तरक्की या मुआशी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के थ्रू आएगी, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ। तो ये एक डिमांड है मलिक साहब, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड कह लीजिए, या फिर तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि भाई इसी तरह से स्टेबिलिटी आ सकती है। हाँ, वक्ती तौर पे हम सपोर्ट करने को तो हर तरह की तैयार है। IMF क्या गारंटी दे सकती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की? जस्ट आस्किंग। देखिए, गारंटी तो वो नहीं देंगे, मगर जो वेस्ट का अंदाज़ है या इस तरह के जो इदारे हैं ये पॉलिटिकली इंटरफीयर नहीं करते और ये रियासत से डील करते हैं, ये रियासत पाकिस्तान से डील करते हैं। मगर उन्होंने एक मैसेज, दो मैसेज आपको दिए हैं कि हम पाकिस्तान की रियासत से एग्रीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत को कर्जा दे रहे हैं, मगर हमारा ये कंसर्न है पॉलिटिकली। आपको एक छोटी सी मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको सारी बात समझ आएगी। ये 3 अरब रुपए जब वो आपको देंगे, जब IMF आपको कर्जा देती है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया में कर्जे के लिए ना एक किस्म के लीगल आपकी पोजीशन बन गई और आपका डिफॉल्ट चला गया, सारी चीज़ें अच्छी होगी। मगर देखो उन्होंने क्या एक छोटा सा काम किया, ये उनका कल्चर है, हमारी तरह वो शोर नहीं डालते। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमने आपको 9 महीने में 3 अरब देना है, 1 अरब हम देंगे इस हुकूमत को जो शहबाज हुकूमत है, चली गई। इसका मतलब है ये जाएगी तो आगे प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस की आगे निगरान हुकूमत आ गई। 1 अरब हमने देना है, निगरान को 2 अरब डॉलर हो गया, 3रा अरब डॉलर पूछे किधर गया, वो कहते हैं नहीं को देना है। देखिए उन्होंने वो पंजाबी के अंदर कैसा फंदा पाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, सही। उन्होंने कहा ठीक है, आपने, आपका मुल्क है, आपके 5 साल में इलेक्शन होने हैं, तो हमने समझते हैं कि 1 अरब हम आपको दे देते हैं। अब होगा क्या, इससे पहले 2 दफ़ा IMF से आपने मुआहदा तोड़ा PTI ने, फिर आपकी नून भी इसी में शामिल है। अब आपकी एक हिस्ट्री स्टैब्लिश्ड है IMF के सामने कि आप मुआहदे तोड़ते हैं, उसमें PTI भी शामिल है, उसमें नून लीग भी शामिल है। अब अगर रियासत पाकिस्तान अगर फिर इस 1 अरब में लेके आप निगरान नहीं लाते, निगरान आके इलेक्शन नहीं कराते और उसके बाद नई हुकूमत नहीं बनती, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो अपना इन्फ्लुएंस है, नहीं मिलेंगे जो उनका इन्फ्लुएंस है। मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट, मेरा ख्याल है इनडायरेक्टली उन्होंने ठीक कह रहे हैं। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि मतलब 3 स्टेप्स के अंदर है, ये तीनों स्टेप वही हैं जो ट्रांजिशन के, इलेक्शंस के और पावर के ट्रांजिशन में होने चाहिए। मेरा सवाल था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सिर्फ इलेक्शंस तो PTI की भी डिमांड नहीं है। अच्छा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन मेरा ख्याल है वो एक टॉक शो में सिर्फ हम बात कर सकते हैं। मैं जो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री समझता हूँ, मेरी राय में पूरे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू है ना पाकिस्तान का, वो यही पॉइंट है। हमारे सारे इदारे, हमारे सारी पॉलिटिकल हुकूमतें, हमारी सारी निगरान हुकूमतें अपनी पूरी ईमानदारी, अब उनकी स्टेटमेंट्स रिलेटिवली फ्री एंड फेयर हो जाए ना, रिलेटिवली शफाफ हो जाए, धांधला ना फिर जाए, झुरलू फिरना वो जो होता है ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बगैर किसी शर्म झिझक के। नहीं, ये भी एक साइंस है, ये भी, ये मैं इधर ही आ रहा हूँ। फेयर फ्री इलेक्शन का ये भी मतलब नहीं कि इलेक्शन हो जाए। हमने 1970 में फेयर फ्री इलेक्शन करा ली, हमने ट्रांसफर ऑफ पावर ही नहीं की। हमने शेख मुजीब से कहा नहीं काका जी असी असेंबली नहीं बुलाते। तो मेरा पॉइंट है कि अगर आप ये फिक्रा समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर आप उससे आगे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान को शायद हमारे रियासती निज़ाम को ये करना पड़ेगा कि फेयर फ्री इलेक्शन हो और अवाम जिसको मैंडेट दें उसको इक़्तिदार भी मिल जाए। अब यहाँ पे मसले, या फिर उसका उल्टा कर लें, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र नहीं करनी पावर, तो हम फिर पंजाब में इलेक्शन ही नहीं करा। हाँ, तो फिर ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। तो ये पार्टी स्टंट ओवर, ये मैं जो कह रहा हूँ, मेरा इन शॉर्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि IMF ने आपका एक फंदा उन्होंने ज़रूर डाल दिया। अब आपके लिए फ्री हैंड नहीं है। अब मैं आपको सेफली ये कह सकता हूँ, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद जो यहाँ पे बहस थी ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इसमें अब मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन तब नहीं होंगे कि अगर पाकिस्तान को चाइना और सऊदी अरब जैसे वो जफ्फी डाल लें, पंजाबी कहने भाई परवाह कोई नहीं, मंगो की मांग दो, दैट इज़ ओनली ऑप्शन। अगर खजानों के मुंह खोल दें, लेकिन ये होता नहीं है ना। मैं तो हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप, क्योंकि कल मैंने आपसे एक बात की थी कि हमारी सारी हुकूमतों का एक हमारा चीज़ पे हमारा कंसेंसस, हम लड़ते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, मगर सबका एक पॉइंट पे कंसेंसस है कि मुल्क कर्जा लेके चलाना है। क्योंकि जब आपने ये कंसेंसस किया हुआ है 75 साल से, तो भाजी IMF तो नहीं बच सकती।
ये सब ये गौर करो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ IMF से बच नहीं सकते तू भी कि जैली जै चौधरी है ना, क्योंकि बाजू में तुम अल्टीमेटली चौधरी जो है कहाँ से चलता है, पावर से चलता है, पैसे से चलता है। आप करने लोगों को बांटेंगे तो आपकी ताकत है ना। तो जब आपकी रियासत के पास पैसे नहीं होंगे, जब IMF आपके पैसे रोक लेगा तो फिर डंडा सोटा भी खत्म हो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक के लीडर मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। सर कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुजम्मिल असलम साहब कल उस मीटिंग में भी थे जो IMF हुकाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके सबसे पहला सवाल मैंने ये पूछना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और सबकी एनलाइटनमेंट के लिए कि क्या गारंटीज एक्चुअली IMF मांग रही है। कहीं पे हुकूमत तो है नहीं तहरीक इंसाफ की। राइट नाउ दे आर नॉट गवर्निंग एनी प्रोविंस और एनी एरिया इन पाकिस्तान, सो व्हाई IMF इज आस्किंग फॉर गारंटीज और सपोर्ट तहरीक इंसाफ से। इस ब्रेक के बाद बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकोनॉमिस्ट भी हैं, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। ये हम प्योरली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहे हैं। जो ब्रेक से पहले भी मैं सवाल छोड़ के गया था कि आपकी हुकूमत तो है कहीं पे नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या ज़रूरत पेश आई IMF को मिलने की आपके साथ, और क्या एक्चुअली क्या गारंटीज और क्या उन्होंने यकीन दहानियाँ मांगी आपसे? नहीं, हमसे कोई मतलब ना गारंटीज मांगी ना यकीन दहानियाँ मांगी। ये एक्चुअली हुआ ये कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में था, EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसके 7 रिव्यूज हमने मुकम्मल किए थे, 8वां रिव्यू इस हुकूमत ने मुकम्मल किया था और असूली तौर पे बाकी 3 रिव्यूज इनको मुकम्मल करने थे जो नहीं कर सके और वो प्रोग्राम नामुकम्मल हो गया। अब वो जब प्रोग्राम नामुकम्मल हो गया तो IMF जो है उसके होते हुए उसका प्रोग्राम अगर नामुकम्मल हो जाए तो जितना दबाव हुकूमत पे होता है उतना ही दबाव जो है IMF के लोगों पे भी होता है, क्योंकि आखिरी में वो भी मुलाजिम पेशा लोग ही होते हैं। उनसे सवाल किया जा सकता है कि भाई ऐसा आपने क्या प्रोग्राम डिजाइन किया जो सामने वाले पूरा नहीं कर सके। तो वो, और फिर दूसरा ये कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए और या फौरी बात जो है IMF के अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो वो भी IMF की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा धब्बा होता है। तो IMF पे अपने प्रेशर से तो IMF ने क्या किया कि पाकिस्तान को एक विंडो दे दी 9 मंथ की स्टैंड बाय एग्रीमेंट की शक्ल में। अब मसला ये था कि इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के 3 दौर हैं। एक दौर है जो ये हुकूमत का जो 12 अगस्त तक है, फिर उसके बाद 12 अगस्त से लेके नवंबर एंड तक जो है दूसरी हुकूमत है जो केयर टेकर कहते हैं, और अगर नवंबर में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जो है केयर टेकर का तीसरी हुकूमत आ जाती है। तो इस प्रोग्राम की ओनरशिप कहीं नजर नहीं आ रही कि कौन ओनरशिप किसके पास जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब ओनरशिप ना जा रही हो और IMF हमेशा प्रोग्राम इस तरह करता है कि जब हुकूमत के पास टाइम हो यानी कि वक्त हो, तो ये हुकूमत का वक्त भी नहीं है और मैंडेट भी नहीं था। तो अब PDM के बाद, क्योंकि PDM में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें तकरीबन हैं, तो PDM से बाहर एक ही सियासी जमात थी, वो थी PTI। तो अब इस प्रोग्राम में जो हमें जो बताया IMF वालों ने कि 12 जुलाई को पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम मंजूर होना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने जो पाकिस्तान के मिशन चीफ हैं उनको ये कहा कि आप जाके PTI और सियासी जमातों से मिलें। अच्छा। और उनको जाके इस प्रोग्राम की वजाहत दें कि ये प्रोग्राम किस तरह 9 महीने में है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसको किस तरीके से चलाया जाए, और उनसे कंसेंट लें और अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो उसको दूर करें और उनको एक्सप्लेन भी करें। तो कोई रिजर्वेशन थी हमें आपकी तरफ से? वो ऑब्वियसली रिजर्वेशंस तो एक तो यही है ना कि महंगाई क्यों हो रही है, और महंगाई आपके प्रोग्राम से होती है तो उससे जो है आपने देखा होगा कि प्रेस रिलीज में वो चीज शामिल थी। फिर दूसरी जो रिजर्वेशन जो थी वो ये खान साहब की थी कि आपके प्रोग्राम से हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्क्वीज होती है, और पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्क्वीज होती है तो गवर्नमेंट्स अनपॉपुलर होती हैं, मिजरीज बढ़ती हैं और हमारे कर्जे भी हम नहीं उतार पा रहे। तो आप कुछ ऐसे प्लान्स लाएं जिसमें ग्रोथ भी हो साथ साथ और हमारी इनकम बने, ताकि हम अपने कर्जों को भी मैनेज कर सकें और बार बार आपके प्रोग्राम में ना आना हो। और उसके अलावा हम उनके साथ ऑन बोर्ड थे पहले, क्योंकि आप देखे होंगे कि हमने कोई 1 साल में कभी ये नहीं बोला कि IMF प्रोग्राम ना हो, ठीक है ना, और हमने उनको बोला कि कोई चॉइस नहीं है, ये प्रोग्राम 9 महीने का होना चाहिए। उन्होंने हमें सामने ये भी बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 9 महीने का इसलिए रखा हुआ है कि नई जब हुकूमत आए
तो उनके ऊपर पहले दिन ही पहाड़ ना टूट जाए, उनके 2-3 महीने हो और उस 2-3 महीने में वो जो है फिर फैसला कर ले कि आगे किस तरीके से रिफॉर्म बेस्ड प्रोग्राम चलाना है या खुद उन्होंने कोई अपना प्लान से चलाना है। तो उनके पास भी एक विंडो हो, कोई 2-3 महीने 4 महीने। ये भी कहा जा रहा है तो कि $25 बिलियन के जो हमने जो अदायगियां करनी है उसके लिए ये वाला तो काफी नहीं होगा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, उसके बाद अब दोबारा हमें एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा IMF के। नहीं, मैंने सवाल पूछा था उनसे ये कि आप 9 महीने का जो प्रोग्राम कह रहे हैं, वैसे तो पूरे साल में 25 अरब देने हैं, 9 महीने में तकरीबन 18-19 अरब डॉलर की अदायगी है। आप 3 अरब डॉलर दे रहे हैं, वो भी अगर दिए आपने, अभी तो 1 देंगे। उन्होंने ये बताया कि पहला अरब डॉलर इस हुकूमत को मिलेगा, दूसरा केयरटेकर को सितंबर में मिलेगा अगर प्रोग्राम की सही तरह इम्प्लीमेंटेशन हुई, और तीसरा नई हुकूमत को दिसंबर में मिलेगा आने के बाद अगर वो भी इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली चले। तो मैंने कहा चले आप जो 3 दे रहे हैं उस 3 के अलावा 18 का क्या हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे 3 आ जाते हैं तो 5.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को जो है दूसरे इदारों और उनसे आ जाएंगे। कुछ रोल ओवर है तो आप ये 18 अरब डॉलर 9 महीने में मैनेज कर जाएंगे। तो लेकिन सवाल ये कि 9 महीने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आता है, किस तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और ये तमाम चीजें हैं, तो उस पर उन्होंने 9 महीने तक की बात की, उसके आगे की बात नहीं की। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से जो आपकी पार्टी लीडरशिप की तरफ से हमें पता चला कि इट वाज स्ट्रेस्ड अपॉन कि जाहिर है और ये हर बंदा इस बात को मानता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही इंश्योर कर सकती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का भी कहा गया कि यहाँ पे होने चाहिए। इस बारे क्या बातचीत हुई? देखिए, उसमें जब ये बात आई ना 9 माह की, तो उस पर एक सवाल ये आया बीच में कि देखिए 9 माह में आप तो ये सारा एज्यूम करके बैठे हुए ना कि ये हुकूमत 12 अगस्त को भी जा रही है, फिर इलेक्शन भी 3 महीने के अंदर हो रहा है और 3 महीने के बाद जो है नई हुकूमत भी आ रही है। तो जब 3 महीने में इलेक्शन में क्या उनकी क्या सोच है ये पूछा हमने। दूसरा हमने ये पूछा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसका बहुत बड़ा उसमें जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी आंसर है। खान साहब ने एक मिसाल भी दी, उसमें उन्होंने कहा कि देखें जब मेरी भी पिछली गवर्नमेंट थी तो एक वीक गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से जो रिफॉर्म करने की कोशिश भी करते थे तो नहीं कर पाते थे, चैलेंजेस आ जाते थे विद इन द गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट है जिसपे उन्होंने बड़ी बताया कि इस गवर्नमेंट ने बहुत मिस स्टेप्स लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। तो उसमें खान साहब ने कहा उस मिस स्टेप्स की सबसे बड़ी वजह ये कोalition हुकूमत, और फिर ये कि एक गवर्नमेंट को डर रहता है कि जी मेरी आज हुकूमत चली जाएगी, अवाम में क्या होगा वो क्या होगा, तो वो टफ डिसीजन नहीं ले पाता। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो वही वाली बात आ जाएगी, पॉलिटिकल मैंडेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो फिर वो नई गवर्नमेंट को फैसले नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो उनका स्ट्रेस ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ एक मजबूत हुकूमत पाकिस्तान में उनको ये लगता है कि ये जो कंसर्न है और ये जो स्ट्रेस उन्होंने दिया है, ये IMF इसका कुछ मदावा कर सकेगी या इंश्योर कर सकेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को? नहीं, वो तो उनके तो डोमेन में नहीं आती ना ये चीज। उन्होंने इस चीज से एग्री किया, उन्होंने कहा कि ये चीज रूल ऑफ लॉ, और ये एग्री किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि ये चीज बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब ये उनके डोमेन में भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की तमाम डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं और नजर में रख रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल भाई, मैं ये जानना चाह रहा था, अपना PTI, हमारे पॉलिटिकल तो इख्तलाफात हैं हुकूमतों के, वो अपोजिशन के होने भी चाहिए, मगर बज़ाहिर लगता है कि हमारा सारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो IMF के बारे में एक कंसेंसस है कि हमें उनसे कर्जा लेना है, मुल्क किस तरह चलाना है। जबकि 2018 में मुझे याद है खान साहब ने कहा था मैं तो खुदकशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा। तो ये वाकई हमारा सारा पॉलिटिकल इस बात पे सारी पार्टी का कंसेंसस है कि सारे बीमारियों का इलाज IMF ही है? देखिए सर, बात ये है कि जब कैंसर हो और कैंसर की दवाई सिर्फ एक ही फैक्ट्री बना रही हो तो आप कैसे मना कर सकते हैं कि जी मैं ये दवाई नहीं लूँगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान का मसला ऐसा है, अगर हम नॉर्मल हालात, अभी जैसे मिसाल दे देता हूँ, हमारी हुकूमत जब चल रही थी जिन दिनों में, हमारा पूरा पेपर वर्क कंप्लीट था कि हम 2023 में IMF में नहीं जा रहे, ठीक है ना। अब वो हालात ही वापस ला के ऐसे खड़े कर दिए जिसपे चॉइस ही नहीं है। और दूसरा जो खान साहब ने खुदकुशी कर लेनी थी IMF ना लेने की, हमने IMF पे जो प्रोग्राम लिया था 2018-19 में 6 अरब डॉलर का लिया था, उसमें से हमने सिर्फ 3.5 साल में 3 अरब डॉलर लिया। IMF से तो हम रकम लेते ही नहीं थे, हम तो सारी रकम बाहर से ला रहे थे। दूसरी तक हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी थी, रेमिटेंसेस बढ़ा दी थी, बॉन्ड कर रहे थे, कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे थे। तो हमारा IMF फोकस इतना था ही नहीं।
तो ये तो इन्होंने इतनी ज्यादा बैसाखियों पे खड़ा कर दिया इस मुल्क को कि जिसके बाद चॉइस ही खत्म होगी, कोई लैंडर देख ही नहीं रहा पाकिस्तान को, क्योंकि रेटिंग्स इतनी बुरी करा दी पाकिस्तान की इन्होंने। तो ये इसमें तो ये बात बनती नहीं है ना, हालात भी तो चेंज है। अच्छा, मेरे एक और सवाल है, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, मैं फिनेंस के बाइस आपके एक्सपीरियंस से समझना चाह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में अगले इलेक्शन में ये शोर डाल जाता है, फेयर नहीं हुए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर दुरुस्त नहीं है, तो ये इदारे इन चीज़ों का भी असर लेते हैं? सर आज आपने ईयू की जो वो है पाकिस्तान की, उसका स्टेटमेंट देखा है आपने जो आया है? हाँ, अभी बल्कि उस पर बात करनी है, बात करनी है आपसे, आप प्लीज जरा इस पे कमेंट कीजिएगा जो सवाल वो है। ये अब वो एक इंटरनेशनल इदारा है ना, तो वो अब दुनिया ना लिंक हो चुकी हुई है। आपको याद होगा एक FATF का मसला, फेटफ का भी चल रहा था पाकिस्तान में। अब वो जब फेटफ में जब हम ग्रे लिस्ट में थे तो हमारे मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही थी, बहुत सारे मुल्क मुमालिक या इदारे जो है फेटफ की वजह से हमें कर्जा नहीं देते थे, रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग उस हिसाब से फिर नीचे रखते थे। तो ये तमाम चीजें अब इंटरलिंक हो चुकी हैं। तो इसमें आपको इलेक्शंस को भी देखना है, ह्यूमन राइट्स को भी देखना है, आज़ादी राय को भी, जैसे आप सहाफियों की देखना है, ईयू में सारी चीजें डली हुई है। ऑब्वियसली IMF जो है, IMF आपके मुल्क को जो कर्ज है उसका 2 से 3% से ज्यादा नहीं देता, बाकी 97% दुनिया देती है आपको, इदारे देते हैं, बैंक्स देते हैं। वो फिर जो है इन कुछ बेंचमार्क इदारों की जो है ना कमेंट्री पे और उनकी असेसमेंट पे रिलाई कर रहे होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वो ये है मुज़म्मिल साहब कि IMF की 17 जुलाई तक की जो मीटिंग्स है उनका कैलेंडर जारी हुआ है। अब वही एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी थी, उसमें पाकिस्तान का भी मतलब एक वो कह तो दिया गया, लेकिन वो कंफर्मेशन वहाँ से आनी थी। जो आज कैलेंडर जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, और एक दिन पहले एजेंडा तय हो जाता है। ये क्या मामला है? सर बात ये कि जब ये प्रोग्राम तय हुआ है ना, तो उसके बाद हुकूमत ने जो है एक LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, साइन कर दी है। अच्छा। उस लेटर ऑफ इंटेंट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बोर्ड मीटिंग से पहले आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। मिसाल के तौर पर बिजली की कीमत बढ़ानी है या कुछ और भी करना है, तो वो हो सकता है कि IMF इंतजार कर रही हो कि ये हो जाए, तो फिर एकदम बोर्ड में एक दिन पहले भी डल जाता है। हमें जो बोला उन्होंने 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग का, हमें कम्युनिकेट तो कल ये किया था। ठीक, और लास्टली वही उस पर आपने वैसे बात तो कर दी, लेकिन वो मलिक साहब का सवाल था पॉलिटिकल प्रेशर इंटरनेशनल और लेंडर्स की तरफ से जो आ सकता है। लेकिन हम अगर EU की बात करें, GSP प्लस स्टेटस की बात करें, मॉनिटरिंग वो कहते हैं हमारी आप मतलब जारी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, उसका रिन्यूअल भी। ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, आज़ादी सहाफ़त की बात कर लें, ख़वातीन के हुकूक की बात कर लें, माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट की बात कर लें, सारा कुछ जो उनकी इस लिस्ट पे होता है जिसकी वजह से ये रिन्यू होगा। तो इन तमाम महकमों के अंदर हमारा स्कोर कोई इतना अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन पता नहीं आप कैसे देखते हैं आगे ये रिन्यूअल की तरफ? देखिए, बात ये है कि बात चीजें होती हैं जो मुल्क के अंदर आप खुल के बात कर लेते हैं, जब आप बाहर वालों से बात करते हैं ना तो थोड़ा सा उसको इतिहास से बात करते हैं। कल हमारी जैसे मीटिंग थी, कल की मीटिंग में हमारे साथ आपको पता है कि पार्टी के साथ, जो लोगों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि कल की मीटिंग में कहीं पे खान साहब या किसी के मुंह बात शरीफ अल्फाज नहीं निकला, कहीं पे जो है इसहाकदार सवाल नहीं निकला, निगरान हुकूमत के बारे में नहीं निकला। मतलब यही बात हुई कि पाकिस्तान में जनरलाइज बात हुई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब ये जो इशू आएगा EU का, तो मैं यही कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट की जो है बदनसीबी ये है कि वो वन वे ट्रैफिक की तरफ चल रही है, और कहीं पे जो है अब यही चीज उनको पता था कि IMF हमारे पास आ रही है, तो वो हमसे बात कर सकते थे कि IMF आई है, आएगी तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी पॉलिटिक्स को पीछे रखा, पाकिस्तान के मकसद को आगे रखा, एटलीस्ट ऑन दिस इशू के जी पाकिस्तान की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हमने उन्हें बोला ये आपका प्रोग्राम ब्रिज है, उन्होंने कहा ये ब्रिज प्रोग्राम नहीं है, ये फॉर द कंटिन्यूटी है। तो हमने भी कल कोशिश की कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न रहे और उम्मीद रखी कि अल्लाह ताला जो है आगे खैर खैरियत करे। तो बास चीजों में अपने से मतलब ऊपर इजाफी जाना पड़ता है। तो अगर हुकूमत ही ना चाह रही हो तो फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा ना। आप देखिए इस हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कि वो आपका उस पर आपको पता है कि आपको जाना भी है, और आपका जवाब भी आ गया। सवाल मेरा जो GSP प्लस स्टेटस के हवाले था, गो के जो हम खुद जो जितना एक्ट कर सकते थे और जितने मार्क्स ले सकते थे उतने नहीं आए, फेल होने की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ थे कल। साहब जब ये सब मामला रिपोर्ट हुआ ना, तो उस वक्त बड़ा इस पर शोर भी मचा। TV चैनल्स ने चेयरमैन PTI की तस्वीर ब्लर कर दी, वीडियो के अंदर ब्लर कर दिया। मतलब एक इतनी बड़ी बात हो रही है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल मीडिया पे, वो हर जगह पे, आपके ख्याल में ये इंटरनेशनल मीडिया का भी एक इसमें इफेक्ट है जिसकी वजह से ये
आके बात करनी पड़ी तहरीक इंसाफ से? देखिए अकबर, हम दो बंदे इतने समझदार नहीं जो समझे कि दुनिया किस तरह आपको देखती है। मतलब हमारी सारी बातें कंफर्म किया मुजम्मल ने। हाँ। एक तो उन्होंने ये बात की कि ये जो 2-3% जो IMF देता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इससे जो बाकी 97% आपको दुनिया से मिलता है। क्लियर होगी बात। तो जो मुझे लगा PTI की जो स्ट्रेंथ है, ये आप उन पर तनकीद भी कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है कि वो इंटरनेशनल लॉबिंग में बड़े अहम हैं। उन्होंने, अगर आप ये जब से ये 9 मई के बाद देखें, पाकिस्तान में अगर उनकी लगता है अगर आवाज़ नहीं है, अगर आप कई जो टॉप चैनल्स, और मज़े की बात है ये वो चैनल है जो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद एक ही जिक्र करते थे, हमारा चेयरमैन, तुम्हारा चेयरमैन, हमारा चेयरमैन। अब पता नहीं क्या हो गया, हमें तो समझ से बाहर है। आई एम पार्ट ऑफ द मीडिया कि मीडिया की, मुझे तो हमारा तो ख्याल था कि चेयरमैन ही यू टर्न लेता है, तो जो मीडिया ने तो W टर्न ले लिया, पता ही नहीं चला क्या हो गया। तो पॉइंट ये है कि PTI ने हिट कहाँ पे किया। ये जो इंटरनेशनल आपका टाइम्स है ना हुआ पाकिस्तान के अंदर, आप जो मर्जी करके बैठ जाएं, गुफ्तगू तो फिर भी हो रही है। अच्छा, ये GST की छोटी सी मैं आपको बात बता दूं ना, आपको याद होगा चेयरमैन PTI ने कहा था जब किसी ज़माने में फ्रांस के ख़िलाफ़ आपका एहतजाज हुआ था, तो आपके इसी चेयरमैन ने जो अपना रियासत मदीना की बात करते हैं फरमाया था कि $3 बिलियन का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। मतलब मुसलमान होने का ये मतलब नहीं कि मैं अपना मुल्क गरीब भूख में मार जाऊँ, हमारा मज़हब भी कहता है कि यार भूख से बचो, ये तुम्हें कुफर की तरफ ले जाती है। तो मैं जो आपको जो पॉइंट हमारा तकरीबन साबित हो गया इस गुफ्तगू के बाद कि PTI ने जो इंटरनेशनल, जहाँ पे वो कहते हैं ना पब्लिक ओपिनियन मैटर्स करता है, मैंने बताया टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, फिर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल है। और मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि PTI के जो आशिक हैं ना, जो इंटरनेशनल, ख़ास तौर पर जो अमेरिका में बैठे हैं, जो वेस्ट में बैठे हैं, उनको आपसे मेरे से ज़्यादा समझ है कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। वहाँ पर भी इन्होंने ऐसी कॉरेस्पोंडेंट किया। मेरे ख्याल है मौजूदा हुकूमत के लिए शहबाज हुकूमत के लिए अच्छी खबर फायदा नहीं है। जो मुख्तसर इसका आसान ट्रांसलेशन में करने लगो कि शहबाज हुकूमत के लिए ये अच्छी खबरें नहीं है जो सेटअप आया है, और जो आपको यूरोप वो जो समझ रहे थे और कह रहे थे कि इट्स डन एंड डस्टेड, वो डन एंड डस्टेड नहीं है। सब केक नहीं साबित होगा। मैंने एक ब्रेक लेनी है असल में। मुझे डर है कि आपको सजी बुजी इलेक्शन न कराने पड़ जाए। नहीं कराने, अल्लाह ना करे। वो जो मामला बन रहे हैं, मतलब उसकी तरफ, अच्छा एक तरफ दुनिया को ये टेंशन पड़ी हुई है। टेंशन इस वजह से नहीं है कि वो हमारा को बहुत दर्द दिल रखते हैं, उन्होंने अपने पैसे भी वापस लेने ना, तो इसीलिए सिंपल सी बात है। और दूसरा ये है कि ये सब मामला चल रहे हैं और यहाँ से गारंटीज सो टू स्पीक मांगी जा रही हैं, थोड़ी सी मांगी जा रही, तो आपको बाइंड किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान के सिस्टम का थोड़ा ब्रेक लेनी है। एक सवाल आपको मैं ब्रेक के बाद आके करता हूँ कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो क्या कर रही है और क्या चल रहा है। तोशाखाना केस जो था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें रेफरेंस पे फैसला सुनाया, उसके बाद वो आ गया जनाब क्रिमिनल कोर्ट में, और क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि जनाब ये इसकी हेयरिंग होगी और ये काबिल समात है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन पहले एक फैसला दे चुकी है, उसके अलावा हुकूमत एक पूरा केस मीडिया में बना चुकी है। वही फैसला ट्रायल कोर्ट भी बरकरार रखेगी या कोई नया आर्गूमेंट्स आएंगे? आपके वकील गौहर खान साहब हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। तोशाखाना का जो रेफरेंस था उस पर क्रिमिनल कोर्ट में केस चलेगा, वो काबिल समात करार दिया गया है। फौजदारी केस होगा, उसमें सज़ा हो सकती है। समझा क्या जाए, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन उसमें एक फैसला दे चुका है और एक राय हमें नज़र आ चुकी है, मैं कहूँगा रियासत की है। तो यहाँ पे अदालत का मामला, लेकिन क्या यहाँ पे नतीजा इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा? क्या नए दलाइल हो सकते हैं? हमारे साथ गौहर खान साहब मौजूद हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। गौहर खान साहब, ये फरमाइएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन एक पहले फैसला दे चुका है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूं है या फिर लोगों में तासुर ये है कि उन्हीं लाइंस पे दोबारा ये फैसला हो सकता है जो अब ट्रायल कोर्ट से आएगा? आपके पास या आपकी जो लीगल टीम है, नए क्या दलाइल हैं और आपको लगता है कि डिफरेंट फैसला आ सकता है यहाँ से? अभी तक तो वाजवा साहब, अभी तक तो मेरिट पे बात नहीं हुई, क्योंकि लीगल इश्यूज चल रहे हैं। वो लीगल इश्यूज ये चल रहे हैं कि क्या ये कंप्लेंट विद इन 120 डेज के बाद ये फाइल की जा सकती थी, ये केस फाइल किया जा सकता था कि नहीं, और ये कि ये अथराइज पर्सन ने फाइल नहीं किया, अथराइजेशन नहीं है, तो ये चल सकता है। मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, और ये कि तो जी जो सेशन जज साहब है वो इस केस को नहीं चला सकते, पहले ये मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता और वहां से नोटिस मिलता और उसके बाद ये चल के आता। तो ये इश्यूज इस वक्त है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो जो इलेक्शन कमीशन और इसमें साहब, तो मैं आपकी सिर्फ इतनी तफसील जरूर बताऊं कि जो रेफरेंस आया था स्पीकर की तरफ से, स्पीकर साहब ने खुद उसमें यही कहा था कि जो 2019 की तोशाखाना रिलेटेड डिक्लेरेशन है वो गलत है। अलबत्ता ये जरूर कहा था कि 2020 और 21 की जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल सही है।
इलेक्शन कमीशन से हमारा यही इख्तिलाफ भी रहा है कि देखो आपको स्पीकर ने 1 साल के लिए भेजा और इलेक्शन कमीशन ने 3 सालों का डिक्लेयर कराया कि ये गलत है। ये तो कभी स्पीकर का केस नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन उनको ये क्यों दे सका। अब जब इस बात का ताल्लुक है कि क्या हमने डिक्लेयर किया था कि नहीं, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमने ईच एंड एवरीथिंग जो इलेक्शन कमीशन है उसके सामने देखा है। इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इस केस को नहीं देखा। बाजवा साहब, हुआ यह था कि जिस वक्त हमने कंक्लूड कर लिया इलेक्शन कमीशन के सामने, आप इस इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर देके और उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, न ये डॉक्यूमेंट्स जो बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स है, न ये डॉक्यूमेंट जो कैबिनेट डिवीजन से आए, न ये कि जो BR के डॉक्यूमेंट्स साथ लगे या इलेक्शन उसके तरफ से आए स्पीकर के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने नहीं आए थे। बिल्कुल ठीक है। अब वो जो मेंटेनेबिलिटी वाली आप बात कर रहे हैं, वो तो दूसरी तरफ से भी आर्गुमेंट ये आ रहा है कि चूंकि क्रिमिनल ऑफेंस है उसकी कोई टाइम नहीं होता, और वो फिर अगेन वो टेक्निकल मैटर तो है। मैं इस वक्त थोड़ा सा आपकी बात दुरुस्त, लेकिन वो लीगल के साथ मैं कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल जोड़ के एक्चुअली सोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि जो हमारे नाजरीन है उन तक भी बात वही आए कि जो एक्चुअली है आगे। अब उसमें जब इरादा हुआ है और हुकूमत, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा कि कोर्ट जो है वो हुकूमत के कहने पर एक्ट कर रही है, नॉट एट ऑल, लेकिन हुकूमत जो जो क्लेम करती रही है, बल्कि जो जो प्रिडिक्ट करती रही है, चले मैं यूं कह देता हूं, वो होता जा रहा है ना। तो इस वजह से मेरे दिमाग के अंदर ये था कि एक तो ये काबिल समाअत करार हुआ, उसके बाद ये मेंटेनेबिलिटी वाला जो आप मामला कर रहे हैं, ये मुझे नजर ऐसे आ रहा है कि ये उड़ जाएगा सब मामला, केस शुरू हो जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा, और फिर वहां पे नहीं सुनेगी तो यहाँ पे क्या सुना जाना है कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं और स्पीकर ने ये लिखा और वो हुआ। हमें खदशा जरूर है कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हमें मौका नहीं मिलेगा, हमें वी विल बी पुश्ड टू द वॉल। ये हमें जरूर खदशा रहा है, थ्रू आउट इस पीरियड में रहा है हमारे पास। अदरवाइज मेंटेनेबिलिटी और जो लिमिटेशन है इनका राय जरूर है कि जी वो टाइम अप्लाई नहीं करता, लेकिन ये कानून में कैटेगोरिकली लिखा है कि 120 दिन के बाद आप नहीं फाइल कर सकते। तो हमारा यही कहना है कि ये किसी दबाव और प्रेशर के अंदर लाया जाता है, क्योंकि जो इलेक्शन लॉ है उसमें ये लिखा है कि जो बंदा करप्ट प्रैक्टिस अंडर द इलेक्शन एक्ट कन्विक्ट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। ये वाहिद केस है जिसमें खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, और जिसके लिए ये सारे थ्रू इस पीरियड में ये कोशिश करते रहे कि जी कभी खान साहब की हाजिरी न हो, कभी खान साहब के वारंट निकले, वो फौरन आ जाए और पुलिस लाइन में उसके खिलाफ ट्रायल चले, ताकि जल्द से जल्द ये अपना एविडेंस कंक्लूड कर ले और कोई न कोई ऑर्डर ऐसा ले ले कि जी ही इज कन्विक्टेड और ही इज, उसके बाद इलेक्शन कमीशन प्रोसीड करे और का डिस्क्वालीफाई करे। ये जरूर हमें खदशा है। खान साहब, एक आम आदमी की समझ के लिए मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो नाअहली जो इस केस में जो हो सकती है कि खान साहब ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अपनी आमदनी छुपाई है, ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने तोशाखाना की चीज़ें बेची, वो गलत किया या उनसे मुनाफा कमाया? आम आदमी को ये केस किस तरह आप समझाएंगे? है क्या ये केस के लिए यह है कि इसमें कतन उनका ये इल्ज़ाम नहीं है कि खान साहब ने करप्शन की है या को जो बेची है। इनका फ़कत इतना इल्ज़ाम वो था, जो रेफरेंस आया था उसमें यह था कि आपने तोशाखाना के जो आइटम्स है वो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में डिक्लेयर नहीं किया। हमने उनको फाइल करके दिया कि न सिर्फ मैंने एसेट स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में डिक्लेयर किया है, बल्कि उससे पहले उस साल के जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें भी हमने हर जगह डिक्लेयर किया और सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो गिरफ्तारी हुई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उस पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। अब उसकी जिस्ट तो बड़ी सिंपल सी है कि आइंदा इस तरह की कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस तरह का काम ना करे कि अदालत की जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके अंदर से कोई गिरफ्तारी करे। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें उस जवाज का जिक्र ही नहीं किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसे उसको कानूनी करार दे दिया था। यहाँ पे 3 सीनियर जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ये तय किया उसूल के भजन वो गैर कानूनी थी गिरफ्तारी। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि जो उनकी रेंजर्स की प्रेजेंस है वहां से गिरफ्तारी है तो इसकी अदालत की तौहीन पे असर पड़ा, तब जाके नोटिस इशू हुआ था कंटेम्प्ट के लिए और FIR का भी ऑर्डर हो गया था कि आप इंक्वायरी कर लें। अलबत्ता ये जरूर कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये जो अरेस्ट है ये पर से इलीगल नहीं है। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको उठाया तो बड़े अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करके कहा कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस है
उसकी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। और जो अरेस्ट है उसको भी डिक्लेयर किया कि ये अनलॉफुल है। अब जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो हाई कोर्ट के जज को फर्दर वो डिसिप्लिन नहीं करते कि उनके बारे में ऑब्जर्वेशन दे दे, वो ऑर्डर को जो सेट असाइड करते हैं। तो यही प्रिंसिपल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो प्रिवेल करता है, नीचे वाला ऑर्डर इसलिए खत्म हो जाता है कि वो इलीगल, नॉट सस्टेनेबल और कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा खान साहब, मैं दर्जनों लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गिरफ्तार हुए हैं आजकल हो गए कि वो जियो फेंसिंग हुई है जी, आपका नंबर वहाँ पे था वगैरह वगैरह। आप वकील भी हैं, चेयरमैन पीटीआई के, 150 मुकदमात, मैंने वैसे कम ही सुना अपनी ज़िंदगी में, तो कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? बाज़ लोगों का मोबाइल नंबर आ गया, वो गिरफ्तार हैं, तो एक पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई हैं, 150 मुकदमे वो गिरफ्तार ही नहीं होते। नहीं, खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस है और जितने केस में उन्होंने इम्प्लिकेट कर दिया हुआ, तो वो सारे केसेस में हम बेले लेते रहे हैं। हम तो बेले करा करा के तक गए, क्योंकि एक कोर्ट में जाते हैं, वापस आते हैं तो दो पीछे से ये और FIR करवाते हैं। अभी दूसरे में तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको देखें, एक लिस्ट मैंने सबमिट कर दी कोर्ट में, वो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे के हिसाब से हमारे खिलाफ FIR हुई है और अदालत ने हमें कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं किया। हमारा राइट है कि अगर मैं खुद अदालत में जाता, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और लाहौर हाई कोर्ट में 3-3 मरतबा हमने पिटीशन फाइल कर दी कि जितने FIR मेरे नॉलेज में उसमें मैंने बेल कर दी है। क्या कोई ऐसी FIR भी है जिसमें मेरी नाम हो या इनके पास इंफॉर्मेशन हो, हम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। मैं उसमें भी FIR करना, बेल लेना चाहता हूँ और मैं उसमें भी पेश होकर के अपना दिफा करना चाहता हूँ। तो हम तो खुद कोर्टों में गए उनके ऑनर में और कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी कि हमें वो प्रोवाइड की जाए। और खान साहब वैसे ये शेयर कीजिएगा, अभी पता नहीं कंफर्म नहीं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, टोटल केसेस कितने हो गए हैं? सुना है 200 के करीब पहुंच गए। ये पहले ये तकरीबन 180 के करीब पहुंच गए जी। मेरे पास जो लिस्ट इस वक्त में मौजूद है वो मेरे पास 177 की लिस्ट है। तो मुझे तो किसी ने बताया था जितने का डॉलर होगा उतने केसेस होंगे। ऐसा ही चल रहा है। बी केयरफुल सर। थैंक यू वेरी मच। गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये जो तोशा खाना वाली हम बात कर रहे हैं ना, उसमें बड़ा कमाल है। वो जो नैब अमेंडमेंट की जिसको NRO 2 का नाम दिया जाता है, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब, तोशा खाना का ही मामला है, गाड़ियों का मामला है। और वो तो ये तो फिर बड़ा टेक्निकल है ना कि भाई आपने लिए थे, पैसे पहले दिए, रकम बाद में जमा कराई और असासों में डिक्लेयर नहीं किया, इसको साइड पे करें। वो तो गाड़ियाँ लेके वो चलाते रहे हैं और उनके टैक्स जो नैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया था, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, उन्होंने टैक्स फेक अकाउंट से पे करते रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ले ली जो कि रूल्स के मुताबिक आप ले ही नहीं सकते। यूसुफ रजा गिलानी ने वो गाड़ियां दे दी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अदालत ने कहा कि जनाब ये अब चेंज हो गया है लॉ। ये जो करप्शन है ना, ये है सिर्फ 120 मिलियन की। अच्छा हाँ, तो हम तो 50 करोड़ से ऊपर की चीज देखेंगे। तो ये दोबारा उन्होंने वापस नैब को भेज दिया। उन्होंने कहा जी मिट्टी पाओ देते, दफा करो। उनको को दोबारा वो 100 मिलियन से ऊपर करके दोबारा चले जाए केस का। नहीं, कौन कर दे। अच्छा, मुझे ये चीज़ मैं हमेशा आप जनाब से ये डिस्कशन करता हूँ कि यार ये मेरी समझ से बाहर हमारी टाइमिंग क्या है। जिस तरह टाइमिंग की बात है ना, एक कॉमन सेंस ये बताती है कि एक चीज़ गलत हुई है तो वो गलत है। वो जुमे को भी गलत है, वो 2012 में भी गलत है, 2023 में भी गलत है। मुझे ये समझ नहीं आई कि एक साहब थे हमारे गिलगित के वज़ीर आला साहब, उनकी डिग्री चली थी, मगर 3 साल पता नहीं चलता। एकदम कोई वक्त आता है जब हुकूमत बदलती है तो पता चल जाता है डिग्री चली है। ये कौन बता देता है एकदम कि यार ये डिग्री चली? वो लंदन से बताया, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने वहाँ से किया हुआ था ना। अच्छा, वो वाइस चांसलर आए थे वहाँ पे? हाँ, नहीं, इन्होंने लंदन लिखा था। लंदन वालों ने कहा कि जी हम वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरा यही पॉइंट है कि हमारे एक और चीज़ है मलिक साहब, एक और ओन चौधरी साहब ने भी एक जैसे ये बात कर रहे थे ना को नाअहल करने का, ये तोशा खाना वाले मामले के अंदर, क्योंकि ये क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, फौजदारी केस चलेगा, यहाँ पे सजा होती है। सज़ा मतलब कि आप पे जुर्म साबित हो गया है और ये आपने एक क्राइम किया है, तो क्राइम के बाद साल, 2 साल, 3 साल, जितनी भी जेल की सज़ा और या फाइन उसके साथ। और आपको सज़ा तो पॉलिटिकली सज़ा तो होगी ना, नाअहल हो गया, और सज़ा उसके साथ ये होगी कि आपको नाअहल करना। वो तो लॉ आपका कहता है इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, अच्छा, दूसरी तरफ एक की नाअहली और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को ही बैन कर दिया जाए, जो बड़े अरसे से बाज़गश चल रही है। और जो प्लान हमें भी कुछ समझ आता है ना, जो भी वो जो हम उसकी बात करते रहे कि अगले इलेक्शंस के अंदर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा कि नहीं होगा, उसके लिए ओन चौधरी साहब गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उन्होंने एक दरखास्त दी है, हम चला भी रहे हैं यहाँ पे दरखास्त बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने मैंने भी थोड़ी सी आपके साथ रिव्यू किया है। उन्होंने कोई मतलब सारे ट्वीट्स डाले हैं, पूरा रिकॉर्ड दिया है, बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि वो अपना ऊपर डिफरेंट अकाउंट्स उन्होंने, अच्छा, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ट्वीट्स तो उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा ये जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत वर्गलाया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और एक पूरा एक प्लान बनाया।
और फिर आगे उन्होंने डिफरेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनका टिल्ट है तहरीक इंसाफ की तरफ, उनके पुराने जाके ट्वीट्स निकाल के उनके स्क्रीनशॉट्स लेके बड़ी मेहनत के साथ लिस्ट बना के वो नहीं, वो तो मैं देख रहा था, वो 400 पेजेस मैंने जब देखे, कुछ चीज़ें देखी, मुझे लगा, मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा उन साहब ने कितनी PhD की है, मुझे लगा कि 1500 PhD की होगी, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है यार, हम इंग्लिश ना पढ़े इनसे। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं इस पर मैं खुद भी यू टर्न लूँगा इस पर। देखें, जो पाकिस्तान का आइन थोड़ा बहुत एज ए सिटीजन मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं, आपका आइन आपको क्लियरली बताता है आप पाक फौज पे तनकीद नहीं कर सकते, मजाक नहीं उड़ा सकते, नेगेटिविटी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कुछ उसमें ऐसी चीज़ें जो मेरी अकल कहती है कि आपको उसकी इजाज़त नहीं है। मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा, मैं समझता हूं जब आप कहते हैं कि कोई भी सिटीजन के। सर बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है। मैं सिर्फ आखिरी बात इसके ऊपर करूंगा, प्रोग्राम खत्म भी होगा। बड़ी सिंपल सी, तार मलिक साहब इससे भी जरा अग्री कर लीजिएगा, फिर ही आप स्टार्ट कीजिए आसिफ अली जरदारी से, ये काम वो भी कर चुके हैं। अगर आप इसको उस जुमरे में लेते हैं जो मैं तो नहीं कह रहा, आईने पाकिस्तान के अंदर आता है, किया नवाज शरीफ साहब ने भी यही जहनसाजी की है। नवाज शरीफ साहब की आप कोयटा की, गुजरावाला की, फैसलाबाद की तकरीरें निकालें। पाकिस्तान का आइन कहता है तौहीन नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, एक फिक्र में थोड़ा सा जाते टाइम लूंगा, ये सारे गद्दार हैं। पाकिस्तान के निजाम में आप बेइज्जती नहीं कर सकते, आप अदालत की भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सुन तो लो, गलती सुन ले, आप पार्लियामान की भी तौहीन नहीं कर सकते, पार्लियामान भी आपको पकड़ सकती है। पाकिस्तान में तौहीन सिर्फ आम शहरी की हो सकती है, उन प्रोग्राम का है। जी मलिक साहब, मैं तो ये कह रहा था कि ये बाकी सब का भी यही मामला है, और वो उसकी तौजीह पता है देते हैं ऑन रिकॉर्ड, उसकी तौजीह वो ये देते हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी सारी पार्टी, वो कहते हैं कि हमने कच्चे में जो आम सिटीजन की तौहीन हुई है वो किसको है पे तनकीद की है। नहीं, मुझे बताओ, कच्चे में जो डाकुओं ने टाइम दिया कि हम कच्चे में जो डाकुओं का स्ट्रांग वर्ड है ना, वो बड़ा पक्का है। सिटीजन की तौहीन बचाने आया कोई? इस मुल्क का आइन कहता है कि आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। मैंने मजाक नहीं किया, पुलिस वाले खुद अगवा हो गए हैं वहां पे, वो चले गए, ओ की करन बेचारे यार, ऐसे ऑपरेशन करके गई है, वो नहीं उससे भाई। SSP तनवीर साहब फरमा रहे हैं कि डाकू के पास जो असला है हमसे बहुत सुपीरियर है, ये आपका SSP कह रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिंध और पंजाब की यूनाइटेड वेंचर है, ये दोनों पुलिस है। और मैं समझता हूँ अगर आप इनका बजट निकालें तो ये बहुत अरबों खरबों रुपए वाली दोनों पुलिस है। नहीं, मेरा पॉइंट नहीं तुमने समझा। मेरा ख्याल सिर्फ बेइज्जती, सिर्फ तौहीन सिर्फ आम शहरी की हो सकती है। एक बहन रो रही है एक डाकू के सामने कि मेरे भाई को मत मारो, और जो टैक्सी चलाता है उससे वो 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, उसकी तौहीन पे ना कोई जियो फेंसिंग हुई है, ना किसी ने कॉल सुनी है, ना कोई वहाँ पुलिस गई है, ना कोई शहबाज शरीफ के मैंने आंसू देखे हैं, ना कोई भी नहीं बोला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।